तो आज जो है ये हमारी क्लास 17th है, मतलब 17वीं क्लास तक हम पहुंच गए हैं पॉलिटी में। और अप्रोक्सीमेटली अभी इसके बाद अगर हम बात करें ना तो 5 से 7 क्लासेस और होंगी। अगर पार्लियामेंट में हमारी 3 क्लासेस भी लग जाती है ना, और मुझे लगता नहीं है पार्लियामेंट में 3 क्लासेस लगेगी, फिर भी हम पूरी पॉलिटी को कवर कर देंगे 25 क्लासों में। 25 से तो कम में ही कवर हो जाएगी। हमने तो टारगेट 40 का किया था। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। ये जो टॉपिक है ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन मेंस। लेकिन ये टॉपिक ना आपको हर टॉपिक के साथ कनेक्ट मिलेगा। जैसा प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट के साथ इलेक्शन कमीशन लिंक्ड है। ठीक है। एमपी एमएलए इलेक्शन कमीशन लिंक है। यूपीएससी की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट के साथ लिंक है। सीएजी की अगर हम बात करें तो वो पार्लियामेंट के साथ लिंक है। अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करें तो वो पार्लियामेंट के साथ लिंक है। फाइनेंस कमीशन की बात करें वो पार्लियामेंट के साथ लिंक करता है, सेंटर स्टेट के साथ लिंक करता है। ठीक है। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये सभी जो है वो कहीं ना कहीं आपस में भी लिंक करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इन तीनों के साथ लिंक करते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन सी नहीं है। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपने मुझे एक एक बतानी है। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का बताओ कि क्या इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? यस है। ठीक है। यूपीएससी? यस। यस ठीक। सर। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? यस। यस। और फाइनेंस कमीशन? यस। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एस नेशनल, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। जी सर। यस, ये भी है। ठीक है। उसके बाद देता है ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, है क्या सर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? है सर। यस, ये भी है। ठीक है। और नेक्स्ट में सीएजी, क्या? सीएजी भी है सर। सीएजी भी है। ठीक है। और सीएजी का आर्टिकल याद है? सर 148। 148। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ जी, एजी ऑफ इंडिया है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, सॉरी, एडवोकेट जनरल ऑफ हाँ। स्टेट, ये भी ये क्या है? यस सर। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ठीक है। दोनों है। ये जितनी मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये संविधानिक बॉडीज है। क्यों? क्योंकि इनके संविधान में आर्टिकल मेंशन है। कहीं ना कहीं जो है वो ये संविधान में जो मेंशन है, इनके मेन सोर्सेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज है। सबसे पहले तो याद रखना कि ये सभी बॉडीज क्या है? इंडिपेंडेंट है। जो आपको मैं साथ में ही बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे। एक तो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, दूसरा ये क्वासी जुडिशियल है। क्वासी जुडिशियल मतलब इन सभी के पास पावर होती है जुडिशियल से रिलेटेड। जैसे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके पास भी पावर है रिगार्डिंग द कि वो पनिशमेंट कर सकता है अगर कोई मल प्रैक्टिस कर रहा है इलेक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, वो अगर किसी पर पता चला किसी पर्सन ने जो है वो गलत किया तो उस इलेक्शन में, तो उसके रिगार्डिंग उसको उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो उसकी पावर जो है वो आपकी होती तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन ये जो इंक्वायरी करेगा वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। और केस कोर्ट में चलता है, हाई कोर्ट में। अब सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कोई पढ़ते हैं सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसको याद करने के लिए सबसे बेस्ट तो ये याद रखना कि कौन से पार्ट में मेंशन है। कौन सा पार्ट है जो डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। ये इस तरह से पहले तो क्वेश्चन नहीं बनते थे, लेकिन अब ना, क्योंकि देखो क्या है, हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं चीजों को, हम पढ़ते नहीं है, तो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और याद रखना 324 से लेकर 329 जो है वो आर्टिकल जो है वो लिंक करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। और ये जो पार्ट है हमारे संविधान का, ये है, स्किप कर रहा है माइंड से, पार्ट पार्ट 15। 15 सर। पार्ट 15। यस सर। पार्ट 15 जो है वो लिंक करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 324 से लेकर 329। अब यहां पर हमें क्या याद रखना है? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट याद रखनी है कि अगर ये संवैधानिक बॉडी है तो इसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। तो अपॉइंटमेंट करता है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। यस सर। अब एक फैक्ट और समझना कि कोई भी अगर संवैधानिक बॉडी है, कोई भी अगर संवैधानिक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस केस में
उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन रिमूवल का प्रोसीजर जो है वो ऐसा नहीं होगा कि वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर जो है वो ऑफिस होल्ड कर रही है। मतलब अगर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया तो प्रेसिडेंट ही रिमूव नहीं करेगा, उसका एक प्रोसेस है। अगर वो प्रोसेस मेंशन है तो इसकी वजह से ये क्लियर होता है कि ये बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंट है। 1950 में सबसे पहली बनी थी, और पहले जो इलेक्शन कमीशन थे वो कौन थे? कुमार सिंह। सुकुमार सेन। यस सर। पहले सुकुमार सेन थे। उसके बाद 1989 तक जो है ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 1989 में जब वोटिंग एज 21 से 18 साल कर दी गई तो यहां पर जो है वो 2 इलेक्शन कमीशन जो है वो और ऐड कर दिए गए। अब जो फैक्टर हमको याद रखने हैं एग्जाम के लिए, मैं आपको वो बताता हूं कि किस तरह से जो है वो आपको ये एग्जाम के लिए हेल्प कर सकता है। उसमें पहला जो कंसेप्ट आपको याद रखना है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सैलरी किसके इक्वलेंट है। ये याद करना बड़ा जरूरी है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनकी सैलरी किसके इक्वलेंट है, या फिर उनकी अपॉइंटमेंट जो हो रही है उसके बाद उनका जो आगे का टेन्योर है वो कितना है, मिनिमम एज कितनी चाहिए, मैक्सिमम एज कितनी चाहिए। ये फैक्टर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये बेसिक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। हाँ जी सर। और एक फैक्टर इसमें और हमें जो याद रखना है, ठीक है, आपको क्या करना है, प्रेजेंट टाइम में जो इलेक्शन कमीशन है वो कौन है अभी? सर राजीव कुमार। राजीव कुमार जो अभी प्रेजेंट है। कौन जी से सर। नंबर वाले हैं ये नहीं पता सर। ये याद करना है। एक राजीव कुमार, इनका नंबर, इससे पीछे वाला नंबर, ठीक है। और उसके बाद दूसरा याद करना है फर्स्ट। तो फर्स्ट तो हो गया सुकुमार सेन। राजीव कुमार से पहले कौन थे? आई थिंक शायद राजीव कुमार से पहले अनूप चंद्र पांडे थे शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट शायद वो थे। तो ये सर एक ये बात। भी मुझे तो ड्यू टू इलेक्शंस याद हुए। क्या? राजीव कुमार, मतलब इलेक्शंस थे ना अभी, हाँ जी। तो इनके ये काफी न्यूज में रहे, हम्म। तो इसीलिए पता लगा कि राजीव कुमार है। नहीं, ये याद ही ऐसे होंगे एक्चुअल में। इनको याद करने का जो वे है ना वो यही है, जब आप इनको एक तो मल्टीपल टाइम पढ़ते रहोगे तब याद होंगे, और दूसरा अगर आप इनको जैसे अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जैसे अब न्यूज में कहीं पर भी आता है कि इलेक्शन कमीशन कौन है, बस वहीं पर जो है वो उसको याद कर लो, वहां ज्यादा बेस्ट रहेगा, वो ज्यादा एक अच्छी अप्रोच रहेगी। ठीक है, जो हमें याद रखनी है। सेकंड पे जो दूसरा हमें जो पॉइंट इसमें याद करना है ना इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, जो मैं आपको बताऊं कि 6 साल का टेनर होता है। आप याद रखना कि जितनी भी संवैधानिक बॉडीज है मैक्सिमम का टेन्योर 6 ईयर है। तो हमें क्या करना है, जिसका 6 साल नहीं है उसका याद करना। इलेक्शन कमीशन का माइंड में रखना है कि 6 साल का टेन्योर होता है इसका, और सैलरी जो है अभी अमेंडमेंट की गई थी उसके बाद, लेकिन जो पहले सैलरी थी ना, सैलरी इज इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट जज। कि जितनी सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उतनी सैलरी होती है, और ये डिसाइड पार्लियामेंट करता है। इंडिपेंडेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो डिसीजन, अब जैसे 3 मेंबर हो गए, तो 3 मेंबर्स में जो डिसीजन लिया जाएगा वो मेजोरिटी के साथ लिया जाएगा। मेजोरिटी डिसीजन रहता है इसमें कि जो जहां को मेजोरिटी होगी वहां को जो है वो डिसीजन जाएगा। पावर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 साल का टेनोर याद रहेगा ना, 6 साल, और मिनिमम एज होती है वो 65 होती है, मैक्सिमम सॉरी, मैक्सिमम एज जो है वो 65 है। एक फैक्टर समझाऊंगा अभी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको, एज और ईयर। या तो वो 6 साल के लिए सर्व करेगा या वो 65 साल की एज तक, पहला पॉइंट। सेकंड में आपने याद रखना है कि जो पावर्स है, कौन कौन सी जो है पावर्स होती है। सबसे पहली पावर होगी एडवाइजरी। किसको एडवाइज करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? क्या सुप्रीम कोर्ट को एडवाइज कर सकता है? नहीं फिर किसको एडवाइज करेगा? सर, इनका काम तो मतलब पीसफुल इलेक्शंस में जो भी प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना। जो अगर मेंबर्स जो हैं जैसे लोकसभा में जो अपना फाइल करते हैं,
एक नहीं। सुनो समझो, रुडाली मैम समझ आ रहा है ना? हाँ जी सर। देखो एक कंसेप्ट समझो कि पावर में सबसे पहले हम बात करें एडवाइजरी। अपॉइंट किसने किया? प्रेसिडेंट। एडवाइस कौन करेगा? एडवाइस तो प्रेसिडेंट को चाहिए ना एडवाइस, इसलिए तो उसने अपॉइंट किया। यस सर। इलेक्शन किसके नाम पे हो रहे? जितने भी काम सरकार के हो रहे हैं सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होते हैं। अब अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि यार मेरे को ना एक इलेक्शन कमीशन चाहिए, तो उसने बना दिया, उसने अपॉइंट कर दिया। अब उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन, ये जो इलेक्शन कमीशन है भाई तू क्या करेगा, जितने भी इलेक्शन होंगे वो सारी सारी मैनेजमेंट करेगा। फिर उसने बोला कि मैनेजमेंट तो ठीक है भाई, तू एडवाइस भी करेगा मेरे को, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मेरे को एडवाइस देने के लिए आएगा। अब मुझे बताओ कि इलेक्शन कमीशन की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे बाइंडिंग होगी या नहीं होगी? नहीं। क्यों? होगी। होगी या नहीं होगी? जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूं और मैंने कहा कि तू मुझे एडवाइस कर सकता है, तो क्या वो कंपल्स उसकी जो एडवाइस होगी वो बाइंडिंग होगी? जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशंस देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, क्या वो बाइंडिंग होगी? हरलीन मैम बताओ, आपने यस कहा नहीं ना, सर, कैसे? नहीं मैंने नहीं बोला सर। ओके, नहीं होगी। नहीं क्यों नहीं बैंड होगी वो बताओ, क्यों नहीं होगी? सर, उन्होंने एडवाइस किया, फिर इट इज सोल डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि एक्सेप्ट करना है, प्रेसिडेंट बहुत बड़ी पोस्ट है भाई, उस पोस्ट के लिए अगर एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी तो पोस्ट का क्या फायदा? तो ये याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बॉडी की जो है वो एडवाइस बाइंडिंग होती है, वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्योंकि लोगों से ऊपर कुछ भी नहीं है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो सिर्फ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग होती है, बाकी किसी की नहीं। बाकी चाहे सुप्रीम कोर्ट भी अगर दे रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दे ही नहीं सकता। सभी कभी सुना सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ऑर्डर दिया? नो सर। सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऑर्डर दे सकता है, वो कह सकता है सरकार को कि ये काम अच्छे से कर लो, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बोलेगा कि आप ये आपने किया नहीं सर, गलत किया आपने। वो सिर्फ एडवाइसरी पावर होगी, एडवाइसरी सुप्रीम कोर्ट के पास भी वो एडवाइसरी होगी कि वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कि सर बताओ यार ये केस ऐसा ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी बोलेगा कि सर ऐसा कर सकते हैं, ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि ऐसा ही कर। लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकती है कि सर ऐसा करो। समझ आ गया? यस। इतना सा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है इलेक्शन मशीनरी। और इलेक्शन मशीनरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ी इलेक्शन मशीनरी कभी आपने आज से पहले? जब वोट डालने के लिए गए थे तब कुछ पोलिंग बूथ वगैरह का, स्टेशन वगैरह का माइंड में आया था? सर ये टॉपिक कौन भी यहीं पर ही क्लियर करवा रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन हुए हैं अभी। सर ऐसे तो जैसे सबसे, बहुत। हाँ बताओ। नहीं सर, ये नहीं मुझे पता कि प्रोसेस क्या होता है इसका। सबसे ऊपर होता है चीफ इलेक्शन कमीशन, और इसके साथ दो इलेक्शन कमीशन होते हैं। अब ये नोट करते रहना साथ में, ठीक है? फिर उसके नीचे होता है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर क्या करता है? ये सुपरवाइजर होता है। ये सुपरवाइजर होगा स्टेट का, सुपरवाइजर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। पूरी की पूरी एक यूनियन टेरिटरी जो है वो स्टेट इसके अंडर होगी। जितना भी इलेक्शन वर्क होगा वो ये सुपरवाइज करेगा स्टेट लेवल पर। देन इसके नीचे होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि हमारे डीएम एसडीएम होते हैं। जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं एमपी के, उसमें डीएम होता है। और जो
स्टेट के होते हैं उसमें एसडीएम होता है ये क्या करता है, इसकी अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। यहाँ तक से याद रखना कि जितनी ये अपॉइंटमेंट है ना, ये सारी की सारी इलेक्शन कमीशन करते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो ऑफिसर है, इसको अपॉइंट करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये सुपरवाइज करता है इलेक्शन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। देन इसके बाद होता है रिटर्निंग ऑफिसर, ये तो नाम सुना ही होगा। केस आया था ना अभी, जब चंडीगढ़ के जो म्युनिसिपल काउंसिल है उसके जो इलेक्शन हुए थे मेयर का, तो वहां पर हाँ जी, क्या हाँ था जी, कि वो थोड़ा सा छेड़छाड़ की थी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो वाला फैक्टर है। और इसकी अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं, सर क्या लिखा है, रिटर्निंग ऑफिसर? रिटर्निंग ऑफिसर। देन यहाँ पर जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसका मेन काम होता है कि जो कंस्टिट्यूट असेंबली होती है ना, जैसे मान लीजिए कंस्टिट्यूट असेंबली पूरा का पूरा जैसे शिमला है, तो शिमला में जो कंडक्ट करवाना इलेक्शंस को, ये इसका काम है। अब ये चीज को हम पढ़ रहे हैं एक स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो है वो छोटी छोटी एमएलए की फॉर्म में अगर हम पढ़ेंगे तो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, क्योंकि अगर हम एक देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में तो उसमें चार पांच कंस्टिट्यूएंसीज होती है, तो वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर होता है। फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम है कंडक्ट करना इलेक्शंस को। इसके बाद नीचे जो ऑफिस होता है वो होता है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, इसकी अपॉइंटमेंट भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। जब आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन, जब इलेक्शन होते हैं तो उस टाइम पे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट। तो उस केस में क्या होता है, पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चल जाती है। जितनी भी अपॉइंटमेंट है, जितनी भी ट्रांसफर है, वो सारी की सारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करते हैं। इसका जो मेन काम है, जो ये इलेक्टोरल जो ऑफिसर है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसका जो मेन काम है वो है प्रिपेयर करना इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी। जो कंस्टिट्यूएंसी में जो इलेक्टोरल रोल्स होंगे उनको प्रिपेयर करना इसका काम है। देन इसके बाद नेक्स्ट होता है, जो लास्ट होता है वो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है पोल, जो भी बूथ होता है, ठीक है, बूथ स्टेशन होता है, वहां पर जो है वो पोल को कंडक्ट करना, मैनेज करना सारा कुछ। तो जहां पर आप वोट डालने के लिए गए होंगे वहां एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर हुआ होगा, जो एक अलग सी चेयर पे बैठ के सबको देख रहा होगा घूर घूर के। वो जो होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और वो कंडक्ट करता है पोलिंग स्टेशन पर जो है वो इलेक्शंस को, वहाँ मैनेज करता है सारा का सारा। ये एक बेसिक सिस्टम है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो आपकी ईवीएम है उसकी मैनेजमेंट में रोल प्ले करते हैं, उसको जो है वो चेक करने के लिए, इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे जो है वो प्रमोशन करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कैसे वोट करने। तो ये सब जो है वो एक इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन मशीनरी का जो है वो पार्ट होते हैं। और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस को प्रमोट करना इनका जो है वो मेन टारगेट होता है। ये समझ आ गया? इलेक्शन कमीशन क्लियर सारा का सारा? हाँ जी सर। चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ फिर मैं। आप मुझे बताओ कि मिनिमम एज कितनी बता रखी है हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन की? इलेक्शन कमिश्नर की हाँ, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? रुडाली मैम, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 65। 65। और मिनिमम कितनी होनी चाहिए? कितने साल का टेन्योर होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? 6 6 साल का। आंसर। और मिनिमम एज नहीं है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है क्या? हमने कहीं बात किया क्वालिफिकेशन का? नो सर। तो क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हाँ जी बस उसको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। सर, ना मिनिमम एज है और ना ही क्वालिफिकेशन के बारे में बताया है ना। हाँ, क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं बता रखा है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, सरकार किस तरह से जो है वो अपॉइंटमेंट करती है। ठीक है, समझ आ गया दोनों चीजें? हाँ जी। अब एक फैक्ट और समझो। मेरी सरकार है, फॉर एग्जांपल लाइक कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सॉरी मैं छोड़ो, कोई एक ए प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, इसने अपॉइंट कर दिया एक इलेक्शन कमीशन को जिसका नाम है डी।
अब ये डी अपॉइंट किया था ए ने, और ए ने इसको इसलिए अपॉइंट किया क्योंकि भाई ये मेरा क्लोज दोस्त है। ठीक है, ये समझ आया। अब एक कंसेप्ट यहां पर समझो कि क्या ये डी पर्सन दोबारा से रीअपॉइंट हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? सर आई थिंक ये सेम पोस्ट के लिए तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्या ये फिर इसके बाद जो है वो फाइनेंस कमीशन बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है सर। हाँ, कितने कॉन्फिडेंट हो ना। देखो एक कंसेप्ट समझो, ए पर्सन ने एक बार तो अपॉइंट कर दिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन के चल ठीक है एक बार कर ले, मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, कोई बात नहीं। दूसरी बार तू कर ही नहीं सकता, सेकंड टाइम अपॉइंटमेंट है ही नहीं ऑन द सेम पोस्ट। अगर कोई इलेक्शन कमीशन का मेंबर है तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन बन सकता है, लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमीशन एक बार रिटायर्ड हो गया तो बस फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोबारा नहीं बनेगा। उसका 6 साल का टेन्योर अगर खत्म हो गया 65 साल की उम्र से पहले ही, तो उस केस में जो है वो फिर दोबारा नहीं बनेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा कि तूने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ए पर्सन को बोला, इस ए पर्सन को बोला कि यार आपने ना डी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फेवर में तो अपने फेवर में लेकर इसको अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन आप दोबारा ऐसा किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं कर सकते। मतलब आप यही डी पर्सन को जो है वो फाइनेंस कमीशन नहीं बना सकते। जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, जितनी भी, उनके जो चेयरमैन है वो दोबारा गवर्नमेंट के अंडर काम ही नहीं कर सकते। वो किसी और गवर्नमेंट की पोस्ट पे नहीं जा सकते। यूपीएससी का चेयरमैन जो है मनोज सोनी, जिन्होंने अभी रिजाइन किया, ठीक है, वो दोबारा सरकार में जा ही नहीं सकते। सरकार में करने के लिए काम जो है वो नहीं कर सकते, वो रिजाइन कर दिया उन्होंने। अब उसके बाद उनका रेजिग्नेशन जैसे सरकार एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वो जो है वो क्या होगा कि वो दोबारा जो है वो नहीं जा सकते उस पोस्ट। सर आपके कल मैंने उसमें पढ़ा था जो आपने नोट्स भेजे थे कि कारण मतलब जो सेल टेन्योर है और उस वाले पॉइंट में था कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉट डिबार्ड फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट। नहीं 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 नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं होगी। ये फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये बात समझो। वही चीज समझा रहा हूं कि जो ये अपने ये कंसेप्ट समझो अच्छे से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसमें मेंबर्स की है कि मेंबर्स वो अपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार रिटायर्ड हो गए तो उसके फिर से ज्वाइन नहीं करेंगे हाँ जी, सर, वो फिर से मतलब कि वो इलेक्शन कमी सिर्फ सिंपल मेंबर है, वो अपॉइंट हो सकते हैं। मैं इसको एक बार फिर भी कंफर्म कर लूंगा, डोंट वरी। बट लेकिन जहां तक मुझे याद आता, जहां तक मैंने पढ़ा है, तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जिससे अगर मान लो वो अपनी पोस्ट से एक बार खत्म हो गया उनका टेन्योर, तो उसके बाद वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर नहीं कर सकते कहीं भी काम नहीं। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए जा सकते हैं, लाइक जैसे गवर्नर बन सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। सेम एज इट इज विद यूपीएससी चेयरमैन है कि वो एक बार चेयरमैन बन गए, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए जा सकते हैं, लाइक लेफ्टिनेंट जनरल हो, जैसे हमारे वो एलजी हो गए, या फिर अगर बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके लिए कर सकते हैं, या फिर वो कर सकते हैं एमएलए एमपी बन सकते हैं। लेकिन वो ये नहीं बन सकते, दोबारा से किसी सरकारी पोस्ट पर नहीं जा सकते जो सरकार बना रही है। ओके सर। जो यहाँ पर है ना ये कि constitution has not debarred at the retiring election commission from any further appointment by the government, तो वो further appointment में जो है वो ये होगा कि सरकारी नहीं होगा बस। अगर सरकार चाहे तो उनको एलजी बना सकती है, क्योंकि एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सरकारी पोस्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अब एक कंसेप्ट और यहाँ पे समझो, वो है डिस्क्वालिफिकेशन का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एमपी एमएलए, इनकी डिस्क्वालिफिकेशन करता है, उसकी पावर इसके पास होती है जब इलेक्शन के टाइम हो और केस चलेगा हाई कोर्ट में।
जैसे मान लीजिए कोई ये एमएलए है, ये एमपी या एमएलए है ए, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चला कि इसने जो है वो मल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा, या बोलेगा कि तेरे पास जो प्रॉपर्टी है तूने उसको सही से नहीं बताया और तूने जो इलेक्शन मोड जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसको फॉलो नहीं किया प्रॉपर, तो इसको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो ये जो डिस्क्वालीफाई करने की पावर होती है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होती है, और करता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। मतलब ये क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बोलेगा कि सर इसको इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, इन्होंने जो वो मल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया है, पहला पॉइंट। फिर ए पर्सन बोलता है कि नहीं मुझे भी जो है वो जस्टिस चाहिए, तो ये क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। तो इलेक्शन डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो केस है वो हाई कोर्ट में पहले फाइल होते हैं, क्योंकि हाँ, इसके, पर जहाँ का है वो इंसान वहीं का कोर्ट चलेगा, तो हाँ, जहां जिस नेचुरली किसी कंस्टिट्यूंसी से भी, वो कर रहा है। ये तो सेंटर बॉडी है ना। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, सेम एमएलए एमपी के केस में ऐसा होता है, तो सुप्रीम यहाँ पर जो है, लेकिन एक फैक्टर और भी यहाँ पर याद रखना जो हमें समझना है, ठीक है, कि जो ये बॉडी है क्वासी जुडिशियल इन नेचर है, तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पावर है क्वासी जुडिशियल में आती है। एक तो ये हो गया, एक दूसरा 10 शेड्यूल का भी नाम सुना होगा आपने, दल बदलू सरकार वाला, हिमाचल में तो ये अभी अप्लाई भी हुआ था, डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10 शेड्यूल। इसमें एंटी डिफेक्शन वाला पड़ा होगा, सुना कभी एंटी डिफेक्शन वाला? एंटी डिफेक्शन लॉ। हाँ, आपने सुना रुडाली मैम हाँ जी सर। एंटी डिफेक्शन वाला, दल बदल सरकार वाला, कि ये जो हाँ जी सर। एमएलए एमएलए इलेक्ट होकर ए सरकार से गए थे, ए पार्टी से गए थे, लेकिन वहां जाके उन्होंने बी पार्टी ज्वाइन कर ली। हाँ तो जब हाँ जी इन्होंने सर, बी, नीतीश कुमार। हाँ, बिल्कुल। जब उन्होंने बी पार्टी ज्वाइन करी तो उस केस में ये एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड पावर होती है स्पीकर के पास। यस सर। स्पीकर ये डिसाइड करता है कि ये इन्होंने डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, एंटी डिफेक्शन दल बदलू सरकार वाले कानून में, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूपीएससी। यूपीएससी जो है वो पार्ट 14 में है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना पार्ट 14। और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्टिकल 315 से लेकर जो है वो 323 तक लिंक करता है आपका इलेक्शन के साथ। अब यहाँ मैं आपको आर्टिकल्स नहीं करवा रहा, जैसे 323, 24, 25, 26, 27 में क्या क्या रखा है, क्यों, क्योंकि वो आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, सिंपल लक्ष्मीकांत में लिस्ट मेंशन है, बस उसको याद कर लो, ये रटने वाला काम है। 315 से लेकर 323 के बीच में आता है यूपीएससी के साथ, और यहां पर भी जो है वो आपका स्टेट जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है, इसी आर्टिकल के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी आता है। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें, यूपीएससी का जो चेयरमैन होता है उसकी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिमिलर प्रोसीजर है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड नहीं करता, इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्वासी जुडिशियल नेचर में है, और 9 से 11 मेंबर होते हैं। यहां पर भी जो टेन्योर है वो 6 साल का है, और एज जो है वो 65 है। ठीक है, यहां पे ये याद रखना कि यूपीएससी का जो चेयरमैन है वो दोबारा से अपॉइंट नहीं हो सकता। यूपीएससी का चेयरमैन एक ही बार अपॉइंट होगा, और जो यूपीएससी में एक बार, जैसे अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसमें कोई बंदा सर्विस कर गया तो उसके बाद वो यूपीएससी में जा सकता है, स्टेट में नहीं। इनका जो मेन काम है वो एग्जाम कंडक्ट करवाना है, जो कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सभी जो एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल लेवल पर ये कंडक्ट करवाते हैं। यूपीएससी का जो है वो एडवाइजरी नेचर भी होता है, एडवाइस भी करता है ये बोथ। अगर आप कोई 2 स्टेट्स है वो रिक्वेस्ट करती है कि सर हमें एडवाइस चाहिए, तो उस केस में स्टेट्स को एडवाइस करता है, प्लस साथ में ज्वाइंट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में गवर्नर अपॉइंट करते हैं जो चेयरमैन होता है यहाँ का, लेकिन रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब यहां पर जो आपको कंफ्यूजन थी वो थी सस्पेंशन की, कि सस्पेंड कौन करेगा। तो जो स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका सस्पेंशन जो है वो गवर्नर करता है, उसके बाद केस चलेगा, उसके बाद पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन होगा, फिर पास होगा रेजोल्यूशन, देन उसको रिमूव किया जाएगा। क्योंकि पहला काम तो गवर्नर को करना है ना, गवर्नर को बताना है कि सर ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये ढंग से काम नहीं कर रहा, इसका जो चेयरमैन है वो ढंग से काम नहीं कर रहा।
तो उस केस में सस्पेंशन होगा सबसे पहले, फिर वो केस जो है वो उसका रेजोल्यूशन जो है वो पार्लियामेंट में रखा जाएगा, देन उसको रिमूव किया जाएगा, और रिमूव तब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। समझ आ गया? हाँ जी सर। और एक लाइन यहां पर याद रखने वाली है, वो ये कि जो यूपीएससी है उसको कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया। वॉच डॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम इन इंडिया जो है वो कहा गया है। सर क्या? वॉच डॉग, दूर से देखने वाला। अब मैं इसको बोल नहीं सकता हूँ कैसे, अगर रिकॉर्डिंग नहीं होती तो बता देता। वॉच डॉग मतलब पूरा का पूरा ध्यान रख रहा है ऑफ मेरिट सिस्टम। और ये अभी जैसा हुआ भी ना, वो पूजा वाला केस हुआ, तो हाँ उसमें जी। यूपीएससी ने एकदम से एक्शन ले लिया, तो वो पूरा का पूरा निगरानी रख रहा है। तो निगरानी रखनी पूरी की पूरी मेरिट सिस्टम पे, ये जो है वो यूपीएससी का सेंट्रल लेवल पर काम है, और स्टेट पे जो है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, स्टेट लेवल पे। सर एक बारी रिमूवल का बता दो। देखो, जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है ना, ये इनका रिमूवल जो है वो सिमिलर मैनर पर होता है जैसे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। अब जज को रिमूव करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो पार्लियामेंट में पास होता है, फिर अगर वो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिमूव करेगा उसको। और जैसे अगर जज रिमूव हो गए, या जैसे ये चेयर, मान लो अगर चेयरमैन है हाँ, वो रिमूव हो गया, तो फिर उसके बाद वो किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वाली बॉडी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में काम नहीं करेगा नहीं करेगा। अगर तो वो रिमूव, हाँ जी। हाँ, और तो और कहाँ कर सकता है फॉर एग्जांपल जैसे? देखो, अगर उसको रिमूव कर रही है ना सरकार, वो कहीं काम नहीं कर सकता, क्योंकि मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी कारण होते हैं रिमूवल। वो तो सर एक मतलब वैसे हो गया ना जैसे कि रेप्यूटेशन वाइज, बट अगर जैसे मान लो अभी एज है अटेन करने की 65 का नहीं है रिटायर्ड पर्सन। हो गया हाँ, तो और उसके मान लो बाद, जैसे वो जल्दी अपॉइंट हुआ है तो उसके बाद तो टेन्योर तो है ना सर। मान लो 55 पे इलेक्ट हो गया, जस्ट वो एज अ हाइपोथेटिकली। पोस्ट से रिटायर्ड हो जाएगा, फिर वो बोलेगा कि भाई मैं एज ए चेयरमैन रिटायर्ड हुआ हूँ यूपीएससी का, बस खत्म कहानी। नहीं तो 61 टू 65 में जॉब तो करेगा कहीं। जरूरी थोड़ी ना है रिटायर, पेंशन मिलेगी उसको उसकी। यूपीएससी चेयरमैन जब वो बनेगा ना, तो वो उसका बाय खाता जाएगा उसमें सारा, उसको, वो उसकी लास्ट पोस्ट वो थी, बस ये समझो। ओके। जैसे मान लो आप जो हो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बन गए, और आप जो है वो रिटायर्ड हो गए 60 की एज में, और जो एज है वो है 62 रिटायर्ड होने की, लेकिन आप 60 साल में रिटायर्ड हो गए। अब आप ये, अब आप वो क्राइटेरिया सिर्फ इसका है, इस पोस्ट का, कि 62 है, लेकिन आप तो 6 साल के टेन्योर को खत्म करके रिटायर्ड हो गए। आप बस रिटायर्ड हो गए, फिर आप किसी और पोस्ट पे नहीं जा सकते सरकारी। फिर सरकार बोलेगी आपको कि आपने बहुत सर्विस कर दी, थैंक यू, अब आप आराम करो, अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरमैन बना देंगे, हम आपको गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। अगर आपकी ज़्यादा अच्छे पॉलिटिक्स देंगे तो हम आपको राज्यसभा में ले जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत एक्सट्रीम नॉलेज है, और ये इलेक्शन कानून बनाने के काम आएगी, जैसा सीजीआई के केस में हुआ हाँ जी सर। है। ठीक है सर। रंजन गोगोई, समझ आ गया? हाँ जी सर। हाँ जी क्लियर? सर। दोनों क्लियर हो गया? जी हाँ सर। जी। इसकी भी एक एडवाइसरी पावर है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करता है, ठीक है। अब यहां हमें एक आर्टिकल याद करना है, 312, आर्टिकल 312 और राज्यसभा। अब बताओ मुझे, ये आर्टिकल 312 राज्यसभा मैंने क्यों बोला यहाँ, क्योंकि ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 312। आर्टिकल का नाम नहीं लिया था मैंने पहले 312, लेकिन ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ। याद करो कि यहाँ पर मैं मैंने भी एक, पढ़ा है। हाँ जी, सर मैंने भी पढ़ा है। एक हिंट दे देता हूँ मैं आप लोगों को, कि आईएएस आईपीएस काम तो सेंटर में करते हैं, काम तो स्टेट में करते हैं, लेकिन सेंटर अपॉइंटेड होते हैं। हाँ जी सर। अब हिंट मिल गया, अब बताओ। सर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। देखो, राज्यसभा मैंने यहाँ पर लिख दिया आर्टिकल 312। अब ये चीज को, कंसेप्ट को समझो, कि जो यहाँ पे आर्टिकल 312 कहता है, अगर मैंने मैंने मतलब मेरा आंसर निकल जाएगा मेरे मुंह से, अच्छा चलो ठीक आईएएस है। आईपीएस
आईएएस आईपीएस जो है पोस्टें हैं वो 312 के अंडर मेंशन है। राज्यसभा की स्पेशल पावर, चलो हिंट दे दिया, स्पेशल पावर, ये 312 राज्यसभा की स्पेशल पावर है। कौन कौन सी पावर्स थी स्पेशल राज्यसभा की? हरलीन मैम, कौन कौन सी स्पेशल पावर थी राज्यसभा की? सर एक स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वो वाली। हाँ, राज्यसभा के पास स्पेशल पावर थी ना, 3 स्पेशल पावर है हाँ राज्यसभा के पास। कौन कौन सी स्पेशल पावर है? सर, ये जो आपने आईएएस वाली बोली, ये मतलब अपॉइंटमेंट इनकी, मतलब कि सर मैं नहीं कर पा रही एक्सप्लेन। ये 312 ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में, कि ये सेंटर को जाएगा, ये पर्सन, और स्टेट को, ये वाली बात। स्पेशल मुझे पावर, राज्यसभा की स्पेशल पावर कौन कौन सी है? रुडाली मैम, राज्यसभा की स्पेशल पावर बताओ। नहीं तो नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा था। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होती है जब स्टेट्स कोई रेजोल्यूशन लेकर आती है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ। हाँ वो जी। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, राज्यसभा में स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट राज्यसभा का ये होता है कि अगर कोई भी पोस्ट बनानी है, आईएएस आईपीएस आईएफएस, कोई भी नई पोस्ट क्रिएट करनी है, तो वो उसका रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और ये आर्टिकल 312 कहता है। हाँ सर, आपने ये तो बताया था। मैंने बोला था कि अगर कोई नई पोस्ट क्रिएट करनी है तो उसका रेजोल्यूशन सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि हाँ वो लोग काम क्या कर रहे हैं, स्टेट में काम कर रहे हैं। हाँ जी सर, तो स्टेट बताया। के लोग ही बताएंगे ना कि सर ये नई पोस्ट की जरूरत है, यस इसको बना सर, दो। तो उसका जो रेजोल्यूशन है वो आर्टिकल 312 के तहत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा। बताया था सर। हाँ बताया था, पर याद नहीं रहा, गलत बात है। यस सर, ये भी बताया था कि स्टेट में अगर कोई भी नया लॉ आना है, कुछ भी है, वो सब थ्रू राज्यसभा जाएगा। हाँ वो क्योंकि राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसलिए। आप याद हाँ, रखिए। स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से याद रहेगा सर अब। हाँ भूलना मत। तो यहाँ पर आर्टिकल 312। एक फैक्ट और है इसमें इंपॉर्टेंट, जो मनी बिल है, क्या वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता? मैंने भी अभी सिर्फ ये समझो, मनी बिल रिलेटेड टू पैसा। पैसा किसका है? हाँ, तो स्टेट को पैसे चाहिए तो मनी बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है राज्यसभा में। चलो, इसीलिए तो मैंने आपने कहा ना स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से याद करने का, तो मैंने आपको उसके रिगार्डिंग ये लेकर आया हूँ मनी बिल का केस। मनी बिल मतलब पैसा। किसका पैसा है सेंटर में? सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसका पैसा है? लोगों का। लोगों का। हमारा। हाँ जी। हमारा पैसा, हमारे पैसे का बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए या लोकसभा में इंट्रोड्यूस होना चाहिए? राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है? क्या हमने राज्यसभा को इलेक्ट किया डायरेक्टली? करेक्ट ही नहीं नहीं। किए सर। नहीं सर, वो तो नहीं, नहीं किया ना, हमने तो लोकसभा को इलेक्ट किया। लोग सर। एमपी इलेक्ट किए ना हमने एमपी से हाँ सरकार जी, हाँ बनाई, जी। और इनको बोला कि हमारे पैसे का ध्यान आपको रखना है। तो ये बिल कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? लोकसभा में। लोकसभा में। लोकसभा में। तो हमारा पैसा, तो हमारे पैसे का बिल भी सिर्फ जो है वो वहीं इंट्रोड्यूस होगा। जहाँ पे हमने डायरेक्टली इलेक्ट किया है। हाँ, तो अब याद रखना, राज्यसभा में अगर स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट को अगर पैसा चाहिए तो राज्यसभा में होगा। वो सेंटर देख रही है, वो सेंटर बताएगी कि आपको, मतलब लोकसभा बताएगी, गवर्नमेंट बताएगी कितना पैसा देना है, कितना नहीं देना है। तो सर ये एक तरीके से यूनियन लिस्ट में आएगा, अगर बिल्कुल। क्वेश्चन आए तो। हाँ, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिस हो गया ना, और मेन पावर किसके पास जा रही है? ये फेडरल यूनिटरी फीचर बन जाएगा फिर। हाँ जी सर। सेंटर बिकम स्ट्रांग। आर्टिकल 312 ये जो है ये यूनिटरी फीचर में आता है, क्योंकि पावर ही सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फाइनेंस कमीशन। ये भी अभी अपॉइंट हुए हैं। कौन हुआ अपॉइंट फाइनेंस कमीशन? अरविंद पनगड़िया। तो अब याद रहेगा ना ये नाम हमेशा, और देखना ये क्वेश्चन अलाइड में पक्का आएगा।
आर्टिकल कौन सा है रुडाली मैम? आर्टिकल कौन सा था फाइनेंस कमीशन का? 280। ये तो ना पहली क्लास से पढ़ रहे हैं हम, करंट अफेयर की। आर्टिकल 280 जो है वो लिंक करता है फाइनेंस कमीशन के साथ। कौन अपॉइंट करता है फाइनेंस कमीशन को? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एक कंसेप्ट मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 5 मेंबर होते हैं, सॉरी फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में 5 मेंबर होते हैं, और इसका टेन्योर भी 5 साल का ही होता है। 5 ईयर का टेन्योर होता है। अब एक कंसेप्ट और समझना यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मर्जी है, वो जब मर्जी चाहे अपॉइंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जैसे अभी पिछले वाला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था, तो उसका टेन्योर जो है वो 1 साल एक्सटेंड कर दिया। तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी है, क्योंकि ये ऑफिस प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि फाइनेंस कमीशन बनाना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, तो वो बना देगा। उसको लगता है कि 3 साल के लिए बनाना है तो वो 3 साल के लिए बना सकता है। उसको लगता है 5 साल के लिए बनाना है तो 5 साल के लिए बना सकता है। उसको ये लगता है कि ये जो पिछला है यही अच्छा काम कर रहा है तो इसको एक्सटेंड कर दो, तो वो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन फिर भी जो मैक्सिमम जो टर्म कही गई है संविधान में, वो ये कहा गया 5 साल के लिए होगा। बाकी कंडीशन डिपेंड करती है। रिमूवल की अगर हम बात करें तो ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। रिमूवल सेम एज इट इज मैनर में होगा जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है, यानी कि रेजोल्यूशन पास होगा उसके थ्रू ही जो है वो रिमूव किया जाएगा। इसका जो मेन काम है फाइनेंसिस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको कितना पैसा देना है ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा। प्लस जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट होता है वो सबकी मैनेजमेंट भी ये करता है। और रिगार्डिंग जो है वो अगर मान लो सेंटर स्टेट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आ रहा है रिगार्डिंग द फाइनेंसिस, तो वो सबको देखता है ये। और जब उन सबको देख रहा है तो इससे क्लियर होता है कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये समझ आ गया? देन उसके बाद नेक्स्ट, इतना ही काफी है इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। क्वालिफिकेशन है, इसकी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि या तो जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट रिटायर्ड जज जो बन सकता है, मतलब जिसके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की और इकोनॉमिक्स की। फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की स्पेशल नॉलेज हो, या फिर वो किसी जो है वो हाई कोर्ट का जज रिटायर्ड हुआ हो। ऐसे हर कोई नहीं बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई पर्सन बी है और इसके पास मान लो ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खास है, लेकिन इसको इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का ए भी नहीं पता, तो ये अपॉइंट नहीं होगा। तो फिर वो अगर अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद इसने बोला कि यार इस स्टेट को ज़्यादा पैसा देना, दे दो यार, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे नान का है इस स्टेट में, तो इसको पैसा दे देते हैं। वो चीज़ नहीं, तो अगर वो चीज़ होती है तो वो मल प्रैक्टिस हो गई, ठीक है, फिर वो नहीं फॉर उसका मिसबिहेवियर होगा एक तरह से, तो फिर वो उसका रेजोल्यूशन पास होगा और उसको रिमूव कर दिया जाएगा। क्लियर? फाइनेंस कमीशन। हाँ जी सर। देन उसके बाद नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर एससीज। अब यहां पर आर्टिकल इंपावर करता है पार्लियामेंट को 338। ये याद रखना आर्टिकल 338, इसमें कहा गया है, इसमें जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी 89th अमेंडमेंट से। अब हमें याद रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कहता है कि जितनी भी जो आपकी बैकवर्ड क्लासेस है, ठीक है, जो भी आपके बैकवर्ड क्लासेस है उनको जो है वो प्रोटेक्ट करना, उनके वेलफेयर के बारे में सोचना आपकी ड्यूटी है, और उसके लिए आपको कमीशन अपॉइंट करने पड़ेंगे। और ये कमीशन जो अपॉइंट किया गया पहला वो था नेशनल कमीशन फॉर एससी, ये 338 में आता है। देन उसके बाद यहां पर आता है 338 बी में, यहां पर जो आएगा वो आएगा 338 बी में, वो आएगा एसटी के लिए, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। और उसके बाद जो थर्ड आता है वो आता है 338 सी, इसमें आता है आपका ओबीसी के लिए। ये 3 आर्टिकल है कि इनके लिए कमीशन जो है वो अपॉइंट कर सकता है। और इसमें जो ये पहले 338 सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस था, 89th अमेंडमेंट हुई थी, उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो 338 जो है वो ऐड किया गया। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो है वो लिंक करता है इस आर्टिकल के साथ, क्योंकि वहां पर कहा गया ना शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। शेड्यूल 5 में जो है वो 10 स्टेट्स आती है, शेड्यूल 6 में 4 स्टेट्स आती है, तो उनके रिगार्डिंग एसटी वाला जो आता है वो यहाँ से क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। ये आर्टिकल में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको एक बार चेक कर लेना। बट लेकिन ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, और इनकी अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। नहीं। हाँ जी। देन इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएजी।
इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सीएजी जो है वो 148 से लेकर 151 के बीच में आता है, ठीक है, संविधान के। इसका मेन का इसका नहीं, ये पब्लिक गार्डियन है। हमारा जो पर्स होता है ना, सरकारी पर्स हमारा क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसका गार्डियन है ये। कितना पैसा निकल रहा है, कितना पैसा जा रहा है, सारा कुछ ये ध्यान रख रहा है। वो कहते हैं ना, सरकारी लोग कहते हैं ना, ऑडिट आया, ऑडिट आया, ऑडिट आया, सुना है सब? हाँ जी सर। तो वही ऑडिट ये है, वो सीएजी वाला। भाई बताओ, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है उनको पूछता है, बताओ भाई कहाँ खर्चा किया, कितना खर्चा हुआ, दो प्रिपेयर करके, दो लिस्ट बना के दो पूरी। फिर जो ये सारी लिस्ट है ये रखी जाती है, ये देता है किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिपोर्ट सबमिट करता है पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलता है मेरी सरकार ने इतना खर्चा इस पे किया, इतना खर्चा हुआ। ये सारा का सारा जो बाइक आता है वो प्रिपेयर करके देता है सीएजी। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किया था, कंसेप्ट समझना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया, रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में रिपोर्ट रख दी। अब पार्लियामेंट में कौन है, हम लोग, यानी कि हमारे जो है वो रिप्रेजेंटेटिव, ये लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इस रिपोर्ट को। क्या ये सच भी है, कहीं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और सीएजी की आपस में तो नहीं मिली भगत चल रही है? और इसको जो स्टडी करती है, यानी कि सीएजी की जो रिपोर्ट को स्टडी करती है, उस कमेटी का नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये आता है क्वेश्चन कि सीएजी की रिपोर्ट को कौन स्टडी करता है? सर किससे, सीएजी को? सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इसकी जो रिपोर्ट है, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में रख देते हैं, तो उसके बाद ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये स्टडी करती है उस रिपोर्ट को। जितना भी जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो सेंटर का हो, चाहे वो स्टेट का हो, सारा का सारा यही करता है। और इसको गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहा, मतलब जो पब्लिक पर्स है उसका गार्डियन है ये, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, लोगों के पर्स को बचा के रखता है, इसका मेन काम है। और जो टेन्योर है इसका वो 6 साल का होता है। अब इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मुझे बताओ कि क्या ये दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है? नो सर। नहीं किया जा सकता। एक बार नो सर। कर दिया। अभी प्रेजेंट में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सैलरी जो है इसकी इक्वलेंट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के, कि जितनी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है उतनी। अब एक फैक्ट समझो, मुझे बताओ कि यार सैलरी तो सबकी सेम है, तो फिर दोनों क्या क्या डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के जज के और सीएजी के में? दोनों की इंडिपेंडेंस पावर तो सेम होगी। अलाउंसेस, सुप्रीम कोर्ट के जज को ज्यादा अलाउंसेस मिलते हैं एज कम्पेयर टू सीएजी, सीएजी को कम मिलते हैं। याद रह जाएगा। फिर से बोलो, क्या बोला आपने? जो सीएजी है, ठीक है, इसकी हाँ जी। सैलरी इक्वल होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के। ओके सर। अब सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल सैलरी है, तो दैट मीन दोनों को पैसा तो सेम मिल रहा है, और काम दोनों का डिफरेंट है। एक की इतनी बड़ी पोस्ट है और एक छोटा काम कर रहा है, क्योंकि सीएजी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे आएगा। तो सैलरी दोनों की इक्वलेंट कैसे होगी? तो इस केस में हम समझ सकते हैं कि जो सैलरी है वो सेम है, लेकिन जो अलाउंसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। हाँ जी। ये लाइन याद रख, एक तो आर्टिकल याद रखना, और गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर से याद रखना, क्योंकि वहां पे ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आता है साथ में। अगर ये ऑप्शन दे देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सीएजी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फाइनेंस कमीशन का ऑप्शन दे देगा, तो याद रखना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मत करना। रिपोर्ट सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, लेकिन जो काम है, जो गार्डियन का काम है, वो इसका सीएजी का है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैं इस पर जो है वो फोकस कर रहा था ज्यादा। 6 साल का टेन्योर होता है, लेकिन 65 साल की उम्र तक ही जो है वो काम कर सकते हैं। बीच में रिटायर्ड हो गए तो सरकार बोलेगी कि अब आप सरकार के अंडर तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि इसने कुछ डिसीजन सरकार के फेवर में लिए हो, तो उससे सरकार भी इसको फेवर दे देगी।
ये चीज को सर बेटर। जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जी इसके मेंबर्स मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं? हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये कमेटीज मैंने सिर्फ पब्लिक अकाउंट कमेटी मैंने सिर्फ इसलिए कहा यहाँ पे क्योंकि ये ना पार्लियामेंट का पार्ट है, पार्लियामेंट में बहुत अच्छे से कवर होगा। कमेटी सारी कवर करेंगे। अभी अगर मैंने आपको मेंबर बता दिए ना कि इतने मेंबर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर्स लोकसभा राज्यसभा दोनों के होते हैं। ठीक है सर। बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑफिस आता है वो आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। यहां थोड़ा सा गेम बदलेगा। सबसे पहले तो अटॉर्नी का अटॉर्नी कौन होता है इसका आर्टिकल याद कर लो, 76। अटॉर्नी का मतलब हो गया सुप्रीम लॉयर, कानून मतलब लॉयर, वकील। ठीक है, ये सरकार का वकील है। ये किसी भी ऑफिस में बैठ सकता है, भारत के किसी भी ऑफिस में जा सकता है। अब एक फैक्ट समझो कि ये सरकार का वकील है तो इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हाँ जी सर। 5 साल के लिए जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 साल के लिए एडवोकेट का, तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिस ऑफ द कंट्री है। कानून की नजर में सबसे बड़ा ऑफिस अटॉर्नी जनरल का है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि क्या ये जो है वो दोबारा अपॉइंट हो सकता है या ये किसी और पोस्ट के लिए अपॉइंट हो सकता है? नो सर। क्या लग रहा है हरलीन मैम आपको? ये सरकार का लॉयर है। सर नहीं होगा। होगा। सरकार ने इसको कहा है। ठीक है, आप सिर्फ सरकार के अगेंस्ट केस नहीं लड़ोगे, बाकी अगर आप चाहो तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हाँ सर, तो एग्जाम्पल। कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी बनेगा कोई भी पोस्ट? नहीं 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 नहीं, यही तो कंसेप्ट समझा रहा हूं ना। ये सरकार का वकील है। एक एक छोटा सा एग्जांपल समझना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सरकार का वकील है। ठीक है, अब सरकार के पास कोई केस ही नहीं है जो वो सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, मतलब ये सरकार को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करेगा। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच की जितनी भी बातें होंगी ये सब करेगा। ये जाएगा। अब सरकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट? क्या नो सर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर एडवाइस चाहिए तो वो अटॉर्नी जनरल को बुलाएगा कि आओ ये पूछ के आओ। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट को सरकार के लिए, हाँ जी, वहीं सुप्रीम कोर्ट को अगर सरकार के लिए कुछ कहना है तो वो इसके थ्रू कहेगा। तो हम सुनते हैं ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केस, जो सॉलिसिटर जनरल इसका जो सबॉर्डिनेट होता है, वो तुषार करके केस जो है वो उसने सरकार की तरफ से वहां पे रखा, सुप्रीम कोर्ट में रखा। अभी आप पढ़ोगे इसके बाद, अब अभी डेली आता है ये। आप जब अब आपको ध्यान रहेगा फिर आपको ये क्लियर होगा। ये ऑफिस आर्टिकल 76 के अंडर है, लेकिन ये ऑफिस जो है हमारे संविधान में सिर्फ ये कहा गया है कि इस सरकार का एक वकील होगा, कोई टेन्योर फिक्स नहीं है। मतलब ये जो ऑफिस है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि ये लॉयर ठीक नहीं है मेरे लिए तो चेंज कर देगा वो तुरंत। अब अगर संवैधानिक हुआ तो चेंज ही नहीं कर सकता, रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा फिर हटाएंगे। तो उन्होंने कहा कि जो ये लॉयर है इसको हटाने के लिए जो है वो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है किसी की, नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं है, नहीं ठीक काम कर रहा है तो हटा दो। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा है तो रखे रखो 10 साल। जैसे वेणु गोपाल यादव जब से तैयारी शुरू की थी तब से वही थे, अभी चेंज हुए। और वेंकट। आर वेंकटरमन के बने हैं अभी। हम्म। तो ये तरीका है इसको याद करने का। तो ये ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर है। और क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं कि या तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके पास, या हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर 10 साल के लिए एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ये बैठ तो किसी भी ऑफिस में सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल है कि ये स्टेट लेजिस्लेचर में आके बैठ सकता है, कानून अगर इसको जरूरत है, ये पार्लियामेंट में बैठ सकता है, लेकिन ये वोट नहीं डाल सकता, वोट डालने की पावर नहीं है इसके पास। लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, क्या वो उन केसेस को भी हैंडल कर सकता है, क्या वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं। तो सबसे पहले तो याद रखना कि ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, वो भी कंडीशन है कि वो जो केस हो वो सरकार के अगेंस्ट ना हो या उसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट ना हो, वो एक प्राइवेट केस हो, उसको ये लड़ सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बेसिकली काम तो इसका लॉयर का है एज अ लॉयर, और लॉयर केस अगर इसके पास कोई केस आता है तो उसको मना नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कंडीशन डाली है कि वो सरकार के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? हाँ जी। सिमिलर काम ना, जो ये काम है सारा का सारा स्टेट में करता है एडवोकेट जनरल। जो अटॉर्नी जनरल सेंटर में करता है वो स्टेट में जो है वो एडवोकेट जनरल करता है। और इसका जो आर्टिकल है वो है 165। तो एक 76 और दूसरा 165, अब ये याद रखने हैं आपको। सर मैंने एक वीडियो देखी थी ना, हाँ जी। उसमें बताया कि जितने भी सेंटर के आर्टिकल्स हैं हाँ, और उसमें प्लस स्टेट के आर्टिकल 89 उनके कर बीच दो। में डिफरेंस होता है। हाँ। मैं ये बोलने और वाला मैं था आपको भी, पर ये ना रिस्की है थोड़ा। हाँ सर, और ना लेकिन अब तक मैंने जितने भी पढ़े ना, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिस्ट बना के देख लो, 89 का ही फर्क होता है। हाँ, इसमें भी 89 चाहे का ही है। जितने मर्जी ले लो, आप लिस्ट बना के देख लो, लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पर मैं थोड़ी सी अचंभित हुई इस बात से, फिर मैंने कहा पता नहीं ये हाँ सच ये भी है, है। मैं ये बताने वाला था कि 89 का फर्क होता है, बट ये ना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि सेंटर के याद नहीं रहते, स्टेट के फिर भी याद होते कहते हैं कि आप सेंटर के याद करो और स्टेट के लिए बस 89 प्लस कर देना। हैं। अच्छा। चलो, अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल के केस में आप ये अप्लाई कर सकते हो। अब एक फैक्ट यहाँ पर याद रखना कि ये ऑफिस को कौन अपॉइंट करता है, गवर्नर, रिमूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट। गवर्नर। गवर्नर। और यही चीज में तो डाउट रहता है पेपर में, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, रिमूवल कैसे हो रहा है और अपॉइंटमेंट कैसे हो रही है। तो गवर्नर ही, क्योंकि ये ऑफिस है ऐसा है जो प्लेजर पर है, ठीक है, आज लॉयर हमारा है, कल नहीं है। कल नहीं है। ठीक है। याद रह जाएगा ना ये। हाँ जी सर। देन इसके बाद आते हैं ट्रिब्यूनल्स। तो बस एक पढ़ लेते हैं टॉपिक, बस काम छोटा सा ये टॉपिक, ट्रिब्यूनल्स का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद खत्म हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है ट्रिब्यूनल्स का। ये क्या मेंशन जी? है आर्टिकल 323 ए और बी में। सिर्फ याद क्या करना है इसमें ना, सबसे पहले तो याद रखना ट्रिब्यूनल्स का काम क्या है। एक पार्ट है हमारे संविधान का, जब ये ऐड किए गए थे, ये क्या बना, फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट हुआ था ना, तो उससे ये पार्ट ऐड किया गया था। 14th हुआ ना ये, 14A में जो है वो ये पार्ट ऐड किया गया था 42वीं अमेंडमेंट से, 42nd अमेंडमेंट से। और ये 323A और 323B ऐड किए गए थे, यानी कि जो डिस्प्यूट्स है, ठीक है, जितने भी डिस्प्यूट्स है उनको हैंडल करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए। तो 323A में ये ट्रिब्यूनल अपॉइंट करता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल सरकार, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे, मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स है वो ये ट्रिब्यूनल करते हैं। 323 जो है वो पार्लियामेंट को ये इंपावर करता है कि वो क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो ट्रिब्यूनल्स को जो है वो अपॉइंट कर सकता है टू मैनेज डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट एंड द रिक्रूटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड बाय द पब्लिक सर्विसेज। लाइक सेंटर स्टेट में अगर कोई पर्सन अपॉइंट हुआ और उसके रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है, तो वो ये ट्रिब्यूनल देखता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जो आपका 323A में आता है।
जैसे मान लीजिए अभी जो पूजा है, ठीक है, वो उसके एग्जाम्पल को नाम क्यों लेना ऐसे किसी का, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कोई भी पर्सन ए है, अगर वो किसी केस में फंस गया, ठीक है, अब उस केस में जांच पड़ताल के लिए ट्रिब्यूनल अपॉइंट होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव केस है, बहुत बड़ा केस है, उस केस में जो है वो ये ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगी सेंटर केस को मैनेज करने के लिए, केस देखने के लिए, केस स्टडी करने के लिए, फिर ये केस रिपोर्ट करेगा, डिसीजन लेगा, सब कुछ, ठीक है। अब यहां पर फैक्ट एक याद रखना कि ये जो 323 ए है ना, इसमें सेंटर के पास पावर है, वो सेंटर के लिए भी ट्रिब्यूनल अपॉइंट करेगा, स्टेट के लिए भी, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जो अपॉइंटमेंट करेगा दैट इज योर सेंटर। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाना है 323 ए के अंडर वो बनेगा, सिर्फ और सिर्फ पावर सेंटर के पास ही है, पार्लियामेंट के पास ही वो पावर है। और कोई भी अगर ट्रिब्यूनल बनता है तो उसमें जो है वो मेंबर हो सकते हैं, एक चेयरमैन होता है प्लस 68 मेंबर, 1 चेयरमैन एंड 68 मेंबर्स होते हैं। ये याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट, ये याद रह जाएगा। 323 ए में कौन अपॉइंट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट, चाहे वो स्टेट के लिए अपॉइंट करना है या फिर सेंटर के लिए। लेकिन एक कंसेप्ट और आता है इसमें, वो आता है 323 बी। अब ये जो 323 बी है, यहां पर जो कंसेप्ट आता है वो आता है कि इसमें अदर ट्रिब्यूनल भी इंक्लूड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है कि कोई डिस्प्यूट है रिलेटेड टू द अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से अदर देन, लाइक वाटर डिस्प्यूट को हम एग्जांपल के फॉर्म में समझ लेते हैं, या एनवायरमेंट या कोई लॉ से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उस केस में आपके 323 बी में जो है वो ट्रिब्यूनल बनते हैं। और ये ट्रिब्यूनल जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है। ठीक है, ये याद रह जाएगा। अब एक फैक्ट आपको यहां पे और बताता हूं कि जो 323 बी है, इसमें जो है वो ट्रिब्यूनल अलग अलग बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक केस आ गया रेवेन्यू से, कोई एक केस आ गया आपका टैक्सेस से, ठीक है, कोई एक केस आ गया पंचायती राज से, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल अपॉइंट हो गए। लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है कि मल्टीपल अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन यहां पर जो है 323 ए में सिर्फ एक ही होगा, एक जो है वो सेंटर के लिए होगा और एक एक जो है वो स्टेट के लिए होंगे। यहां पर सिर्फ एक ही ट्रिब्यूनल को जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है और वो अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये याद करने वाली चीजें, इसको बिल्कुल छोड़ना मत। एक आर्टिकल और बचता है 350 बी, लास्ट लास्ट आर्टिकल है 350 बी। 350 बी जो है वो आर्टिकल ये कहता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ये जो है वो ओरिजिनली हमारे संविधान में मेंशन नहीं था। दिस आर्टिकल, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट मेंशन ओरिजिनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जो है वो 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, याद रखना 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा 1956 में, तब जो है वो उसको ऐड कर रखा है। और यहां पर जो है वो पार्ट 15 प्लस 2 17 में जो है वो उसको ऐड किया गया था हमारे संविधान में। और 350 बी स्पेशल ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जैसे कि अगर हम बात करें कि सिख के लिए, मुस्लिम्स के लिए, पारसीज के लिए जो लिंग्विस्टिक ऑफिसर अपॉइंट हो रहे हैं, दैट इज बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस आर्टिकल, अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहली बार 1957 में बना था। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, ये याद रखना। जो चीफ ऑफिस है इसका वो इलाहाबाद में है। इसके बाद 4 जो है वो उसमें रीजनल बेंचेस भी आते हैं। एक आता है आपका बेलगाम, बेलगाम इज इन कर्नाटका। ये क्वेश्चन इस बार पेपर में आया था, लिंक करके पढ़ना था, कर्नाटका। उसके बाद एक ऑफिस है इसका कोलकाता में, जो रीजनल बेंचेस है।
ठीक है, एक ऑफिस है इसका चेन्नई में, ये याद रखना। 3 ऑफिस हैं जिनको हेड करता है आपका असिस्टेंट ऑफिसर। बेलगाम कर्नाटका में है, कोलकाता, चेन्नई और एक इलाहाबाद जो उसका प्रिंसिपल बेंच है। टोटल हो गए 4। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की क्लास पूरी की पूरी। ये याद करना पड़ेगा सिर्फ, और कुछ सिलेक्शन नहीं है इसका।